Hello students, good evening. Sorry. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था कि आपदा आने से पहले हमें कैसे तैयार रहना चाहिए, आपदा के समय हमें कौन से निर्णय लेने चाहिए, कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो अब हम देखेंगे कि आपदा टल गई है, उसके बाद हमें रिकवरी के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे रिकवरी के लिए, है ना। तो उसके बारे में हम आज देखेंगे कि आपदा के बाद जिंदगी को दोबारा कैसे खड़ा करेंगे, ठीक है। तो हम उसके बारे में समझेंगे कि जब भी कोई डिजास्टर आता है, हमें पता है कि कुछ ही घंटों में है बहुत कुछ बुरा हो जाता है, तबाह हो जाती है चीजें। लेकिन फिर असली चुनौती ये है कि उसके बाद जो हमें तबाही के बाद लोगों को दोबारा नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी होती है, तो वो कैसे उसमें करेंगे, आस पड़ोस वाले कैसे उसमें योगदान देंगे, है ना। तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके, स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी का असली मतलब, यानी कि आपदा आने के बाद जिंदगी को वापस पटरी पे कैसे लाना है। देन लर्न अबाउट रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग प्रोसेस, मतलब कि पुनरावास यानी कि रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन यानी कि दोबारा बनाने के प्रोसेस को समझेंगे कि वो कैसे चलता है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिजास्टर के बाद लोगों को मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में देखेंगे। देन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट एड इन रिकवरी, रिकवरी में सरकारी मदद और योजनाओं का क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज डिजास्टर रिकवरी? डिजास्टर रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग नॉर्मल लाइफ आफ्टर ए डिजास्टर, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजास्टर के गुजर जाने के बाद, आपदा के गुजर जाने के बाद अब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाती है कि वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाए, है ना। तो रिकवरी इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या मुख्य काम शामिल होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रिपेयरिंग डैमेज, यानी कि जब भी डैमेज हुई है उसे रिपेयर करना। हेल्पिंग अफेक्टेड पीपल, यानी कि पीड़ित लोगों की हर तरह से मदद करना। रीबिल्डिंग कम्युनिटीज, बंद पड़ी जो बेसिक सर्विसेज है जैसे कि बिजली, पानी, या फिर लोगों को जो रोजगार है, ठीक है, उसको दोबारा से शुरू करना। रिस्टोरिंग सर्विसेज एंड लाइवलीहुड्स, यानी कि पूरे समाज और कम्युनिकेशन कम्युनिटीज को फिर से मजबूत बनाना। आ, देखो, कोई एक दो दिन का काम तो है नहीं, कितनी तबाही हुई है, हो सकता है बहुत ज्यादा तबाही हो गई हो।
तो 1-2 दिन में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता है, इसमें महीने भी लगते हैं, साल भी लग जाते हैं। तो रिकवरी करना तो होगा ही, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हर डिजास्टर से रिकवरी जो है 1-2 दिन में हो जाए या हफ्ते में हो जाए। हो सकता है कि आपको सालों भी लग जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ रिकवरी। महत्व क्या है रिकवरी का, वापस सब कुछ सही करने का, पटरी पे लाने का। रिकवरी, देखो, अगर रिकवरी के प्रोसेस को सही समय पर शुरू ना किया जाए या उसमें देरी कर दी जाए या टाल दिया जाए, तो समाज क्या है, कभी तबाही से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो रिकवरी क्या है, होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं, ये लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने में मदद करती है, रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ, देन रीस्टोर होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, rebuilds confidence and stability, reduces future disaster risks। यानी कि ये लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने में मदद करती है, और ये टूटे हुए घरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करती है। ये पीड़ित लोगों को अंदर से एक नया कॉन्फिडेंस और शांति पैदा कराती है, ठीक है, स्टेबिलिटी देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आने वाले कल के लिए जो फ्यूचर डिजास्टर का रिस्क है उसको कम करती है। तो रिकवरी में जैसे मान लो किसी किसी के यहाँ बाढ़ आया था, उनके सारी फसल खराब हो गई, सारी उनका जो दुकान वगैरह थी उसमें पानी भर गया, और उनके घर में पानी घुसा, उनके राशन पानी सब खराब हो गया। तो उनको रिकवरी के लिए मदद करोगी, उनको बिजली पानी ये सब पहुंचाने में मदद करेगी सरकार। ऐसा नहीं है कि, देखो, बिहार में तो स्थिति आपको पता है थोड़ी खराब है ही। जब तक एक बार बाढ़ से आदमी रिकवर करता है, दोबारा बिजली के खंभे लगते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, तब तक दोबारा बाढ़ आ जाता है। तो वो लोग सही से जो है रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से डिजास्टर जो है जितनी बार आता है उतनी बार लोगों को परेशान करता है। अगर सही तरह से रिकवरी करे, सही तरह से तैयारी करे कि अगर डिजास्टर आता है तो कैसे संभालना है, तो बहुत चीजें जो है वो आसान हो जाएगी। अगले अगला है हमारे पास रिहैबिलिटेशन, यानी कि पुनरावास। रिहैबिलिटेशन means helping affected people recover physically, socially, economically after disaster। फिजिकली मतलब तन से, सोशली मतलब अगर आप समाज में रह रहे हो तो कैसे रहोगे, आसपास में आपको सारी फैसिलिटीज मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से भी। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से दोबारा सेटल होने में कैसे हमें उनकी मदद करनी है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड टेम्पररी शेल्टर्स, फूड एंड मेडिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग इसमें उनकी कैसे मदद करेंगे, हम उनके जिनके घर टूट गए हैं उन्हें हम टेम्पररी शेल्टर्स, राहत शिविर में राहत शिविर उनको प्रदान करेंगे, और उनको सेटअप कराएंगे राहत शिविर का। सरकार बेसिकली ये सब काम करती है और लोगों की मदद करती है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, जैसे आप पूरा एक गांव मिलके, एक अगर कोई पीड़ित गांव है तो उसकी मदद कर रहा है, उसके लिए शेल्टर तैयार कर रहा है, उनको कुछ दिन के लिए खाना पानी और कपड़े की मदद कर रहा है, जब तक उनकी जो लाइफ है वो नॉर्मल पटरी पे आ जाए उस तब तक के लिए, है ना। पीने का साफ पानी, खाना और फ्री मेडिकल सपोर्ट। देन अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट, जैसे कि सरकारी मुआवजा या लोन, ये सब अगर सरकार उनको देती है, मुआवजा देती है, लोन देती है, तो वो लोग वापस
आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो अपनी जिंदगी जो है वो वापस से नए सिरे से वो शुरू कर सकते हैं। रोजगार के लिए नए साधन या एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट ये भी सरकार उनको प्रोवाइड करे तो उनकी काफी मदद होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रीबिल्डिंग आफ्टर डिजास्टर्स, यानी कि निर्माण कर। ठीक है, निर्माण कर मतलब अगर हम लोग आपदा से परेशान हो चुके हैं उसके बाद दोबारा हम लोग निर्माण कैसे करेंगे। रीबिल्डिंग फोकसेस ऑन रिपेयरिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रीबिल्डिंग का जो पूरा फोकस होता है वो टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गए, मंजिलें थी, इमारतें थी या स्कूल था, जो भी आसपास में जो तबाह हो गई चीजें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज थी, वो सबको वापस से रिपेयर करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, दोबारा बनाना, उसको ठीक करना। क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होता है, क्या क्या हमें दोबारा बनाया जाना चाहिए। तो हमें घर, सड़कें, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल या बिजली के खंभे, इन सब चीजों को हमें दोबारा बनाना चाहिए। और जो रीबिल्डिंग शुड बी सेफर एंड rebuilding should be safer and stronger to reduce future risk। और अगर मान लो कोई एक जैसे आपदा में हुआ कि बाढ़ आई थी और पुल गिर गया, तो अब आप जब दोबारा पुल बनाओगे तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे कि वो पुल दोबारा गिरे ना, तो आप उसको इतनी मजबूती से बनाओ, उसमें सब टेक्निक का इस्तेमाल करो कि वो तेज बाढ़ को भी सह सके, तेज भूकंप को भी सह सके। ऐसा ना हो कि 5 मैग्नीट्यूड का भी झटका लग रहा है और पुल जो है वो गिर गई। तो अगर एक बार आपका पुल खराब हो चुका है तो आपको दोबारा उसको ज्यादा सही तरीके से बनाना है और कमजोर तरीके से नहीं बनाना है। सो बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, अगर हम कहे तो देखो, बिल्ड बैक बेटर मतलब दोबारा जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर भविष्य में भी दोबारा कभी अर्थक्वेक या फ्लड आता है तो वो बिल्डिंग गिरे ना। समझ आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? विक्रमशिला सेतु भागलपुर, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बताइएगा आप लोग क्या हुआ था इस सेतु पे। अभी गिरा है? अच्छा, किस वजह से गिरा, बारिश की वजह से? सरकार की लापरवाही। विदाउट एनी रीजन पिलर्स collapse, ओ पैसे बचाने की वजह से। हाँ, तो देखो करप्शन तो हर जगह है, आधी चीजें तो करप्शन की वजह से ही खराब होती है। वरना आप लोग अगर बड़ी बड़ी इमारतें बना ही रहे हो, पुल बना ही रहे हो, तो उसको शुरू से ही अगर आप लोग अच्छी और मजबूती से बनाओगे तो बाद में होने वाले नुकसान कम तो होंगे ही। ऐसा तो है नहीं डिजास्टर कभी आएगा ही नहीं, कोई आपदा आएगी नहीं, वो सब तो आनी ही है ना। तो जब आपको पता है कि हमारी धरती पे ये सब चीजें होती हैं, आपको पता है बिहार जो है वो बाढ़ ग्रसित राज्य है, उसमें बाढ़ आता ही है हर साल काफी इलाकों में, तो आप जो भी चीजें बना रहे हो उसमें आप मतलब करप्शन ना करो तो लोगों का नुकसान जो है वो कम होगा। चलो आगे देखते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट यानी कि मानसिक सहयोग, मानसिक सहयोग कैसे करना है हमें पीड़ित लोगों को। डिजास्टर कैन अफेक्ट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ।
डिजास्टर सिर्फ घरों को नहीं तोड़ते हैं, वो अंदर से क्या है, इंसानों को भी तोड़ देते हैं। अब आप ही मानो कि किसी का घर टूट गया, उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं, उसके पास अब ना रहने की जगह है, ना खाने को है, ना पहनने को है, तो वो मानसिक रूप से कितना कमजोर हो जाएगा, है ना। तो मानसिक सहयोग भी प्रदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो, अब देखो इंसान जो है वो दिमाग से ही हार जाएगा, वो मन से ही हार जाएगा, तो वो कैसे कम बैक करेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो मोटिवेटेड रहे, साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक रूप से मजबूत रहे, अपना हौसला ना खोए। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, कॉमन इफेक्ट्स जो हो जाते हैं लोगों पे, स्ट्रेस यानी कि तनाव लेना, फियर एंड एंजाइटी, डर और एंजाइटी हो जाना, और कुछ लोगों को बहुत गहरा ट्रॉमा भी पैदा हो जाता है उस चीज से, कभी वो उभर ही नहीं पाते हैं मानसिक रूप से। तो हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, सपोर्ट मेथड्स में क्या क्या है हम देखते हैं। काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सो हम उन्हें क्या है, ठीक करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग करा सकते हैं, कि हम उनको काउंसलर से मदद दिला रहे हैं, काउंसलर्स उनको समझा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हौसला नहीं हारना चाहिए। मतलब एक तरह से काउंसलर्स क्या कहते हैं, उनके मन की बात जानते हैं, समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो काउंसलर से मिला सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और मोहल्ले के लोग से भी क्या है, इमोशनल सपोर्ट उनको मिले कि हाँ सब सही हो सकता है, उनको सांत्वना देना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए। और मेंटल हेल्थ जो भी सर्विसेज है, कि साइकोलॉजिस्ट हो गया या काउंसलर हो गया, उनसे उनको मदद मिलनी चाहिए। अब देखते हैं जो करप्ट सरकार है हमारी, वो कैसे मदद करेगी डिजास्टर के टाइम में रिकवरी के लिए। गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन डिजास्टर रिकवरी। तो जो कोई भी देश है, स्टेट है, जो भी डिजास्टर से जूझा है या उनके यहाँ कोई भी तबाही हुई है, तो सबसे बड़ा जो मदद कर सकता है वो सरकारी है। सरकार को हमने टैक्स दिया है, उनके पास हमने फंड जमा करा है टैक्स दे देकर, तो हमारी मदद कौन करेगा, हमारी मदद सरकार ही कर सकती है। तो सरकार कैसे हमारी मदद करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, यानी कि किसानों के या आम लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उनको वो पैसे देती है, मुआवजा देती है। देन रेस्क्यू एंड रिलीफ सर्विसेज, यानी कि कैसे लोगों को आपदा वाली जगह से बचाना है, उनको सही जगह पे रखना है, उनको शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए सर्विसेज जो है गवर्नमेंट चलाती है। देन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, यानी कि बड़े लेवल पे फ्री के कैंप्स लगवाना, ताकि लोग जो है वहां रह सके, उनको खाना मिले, बिजली मिले, पानी मिले। और जब तक वो लोग का जो एरिया था जो अफेक्ट हुआ, जो सोसाइटी थी उनकी जो अफेक्ट हुई, जब तक वो वापस नॉर्मल पटरी पे आती है, वो सारी चीजें वापस से वहां पे बनाते हैं, तब तक उनको रिहैबिलिटेशन में रखें, उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से मदद करें। फिर वो लोग खुद अपना रास्ता ढूंढेंगे, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ घर बनाना है। बट एक इनिशियल स्टेज पे मदद मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो इंसान जो है वो मानसिक रूप से शुरू में ही ना टूटे, उसको लगे कि हाँ मदद मिल रही है कहीं से, तो वो अपनी जिंदगी को पटरी पे वापस लाने के लिए मेहनत करेगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग सपोर्ट, अब जो चीजें तबाह हुई है आपदा में, बाढ़ में, अर्थक्वेक में टूटा फूटा है या आंधी तूफान से टूट गया है, तो उसको वापस भी बनाने के लिए मदद मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपदा की वजह से कोई जो जगह टूटा था, आपका बिल्डिंग टूट गई थी, स्कूल टूट गया था, अब साल भर तक, 2-2 साल तक वो चीजें बन ही नहीं पा रही है। जो बच्चे थे आपके, वो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं अपने गांव में, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हुआ कभी बाढ़ से पीड़ित होने के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट देना चाहिए, पूरा फंडिंग करना चाहिए, और पीड़ित क्षेत्र को जल्दी से जल्दी पटरी पे लाना चाहिए। एक सेकेंड ना, पानी पी। अब हम देखेंगे रोल ऑफ एनजीओ एंड कम्युनिटीज। कम्युनिटी का, एनजीओ का क्या रोल है।
कल मैंने आप लोगों को एनजीओ के बारे में बताया था, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, तो जो ये है एनजीओ या कम्युनिटी, वो कैसे मदद करेगी और कैसे लोगों को मदद पहुंचाएगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एनजीओ और जो सरकारी मदद के साथ साथ हमें लोकल एनजीओ या कम्युनिटी से भी मदद मिलना जरूरी है, ताकि ये काम जो है वो तेजी से आगे बढ़े। और जो रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है, यानी कि वापस से सब कुछ पटरी पे लाना, दोबारा बनाना और लोगों की मदद करना, वो जो है अच्छे से हो पाए, तेजी से आगे बढ़ पाए। एनजीओ जो है या कम्युनिटीज जो है वो कैसे लोगों की मदद कर सकती है? रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि गांव गांव जाकर कपड़े, राशन या मेडिसिन, इन सब चीजों को प्रोवाइड कर सकती है। देन काउंसलिंग सर्विसेज, पीड़ित लोगों को बात करके उन्हें काउंसल करके मेंटल सपोर्ट दे सकती है, ताकि वो लोग मानसिक रूप से कमजोर ना पड़े। वॉलंटियर सपोर्ट, यानी कि जो लोकल वॉलंटियर्स हैं वो लोग मलबे को लाइक साफ करने में मदद करे, घर बनाने में फिजिकली भी हेल्प कर सकते हैं वॉलंटियर। अवेयरनेस एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, यानी कि पूर्णावास की जो सरकारी स्कीम्स होगी या मुआवजे की जो स्कीम्स होगी, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना, पोस्टर्स बना के, नुक्कड़ नाटक करके, है ना, तो उनको समझाना, बताना कि आपकी कैसे सरकार मदद कर सकती है। अब हम लोग लाइक एक केस स्टडी देखते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लड रिकवरी का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस है जिससे कि बाढ़ के बाद जो है चीजें जो है नॉर्मल हो सकती है? रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, सबसे पहले हमें रेस्क्यू करना है। जो लाइक पीड़ित लोग हैं उनको रिलीफ पहुंचाया जाए, ठीक है। देन हमारे पास है टेम्पररी शेल्टर्स प्रोवाइड करना, यानी कि बेघर लोगों को हम लोग टेम्पररी टेंट या फिर कैंप वगैरह में शिफ्ट किए। देन रोड्स एंड होम्स रीबिल्ड, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो भी रोड टूटे थे या ब्रिजेस टूट गए थे या फिर लोगों के घर दोबारा बनाने में हम लोग मदद करेंगे फिर, ठीक है। देन बीमारियां ना फैले, मेडिकल एंड काउंसलिंग सपोर्ट देंगे, बीमारियां ना फैले इसलिए मेडिकल कैंप लगेंगे और साथ ही काउंसलिंग भी शुरू करी जाएगी। तो अब बाढ़ आ गया आपका, ठीक है, बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से लोग का घर तबाह हो गया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हुआ और लोगों के घर में भी पानी गया, है ना, घर भी टूटे लोगों के। तो सबसे पहले तो हमें रेस्क्यू करना है, हर एक इंसान को वहां से निकालना है, उसको सेफ जगह पे लेके जाना है। फिर उनको टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करना है, तब तक रहने के लिए उनको टेंट देना है या कैंप देना है, उनको रखना है। वहां पे आपको उनको मेडिकल सपोर्ट, जो भी उनको दवाइयाँ चाहिए, काउंसलिंग की जरूरत है, वो सब प्रोवाइड करना है। उनको खाना पानी ये सब प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो टूटे फूटे घर थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ, सड़कें टूट गई, उसको दोबारा बनाना है, ठीक है। तो ये 4 मेजर स्टेप्स होते हैं जो लिए जाते हैं किसी भी डिजास्टर के बाद, ठीक है। अब हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म था कि अगर होता है तो हमें क्या कर देना है जल्दी जल्दी। अब लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचे कि दोबारा ऐसी कोई चीजें ना हो, कि लॉन्ग टर्म रिकवरी फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग फ्यूचर रिस्क, यानी कि एक होता है कि हम तुरंत रिकवरी कर दे और एक होता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, जिसमें कि हमारा मेन मकसद होता है कि हम आने वाली जनरेशन को भी सेफ बनाए और शहर और जो भी मतलब रिस्क है हमारा उसको जो है कम किया जाए, फ्यूचर में जो रिस्क है। इसमें क्या क्या शामिल है उसके बारे में देखते हैं। बेटर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, यानी कि सोच समझकर नए नक्शे बनाना। अगर आप मान लो कोई जगह तबाह हो ही गई है तो उसको अगली बार आप इस तरह से बनाओ कि अगली बार उस पर कोई ऐसा मुसीबत आए तो वो इतनी बुरी तरह से बर्बाद ना हो। डिजास्टर रेसिस्टेंट बिल्डिंग, जैसे कि अर्थक्वेक प्रूफ हो गया या फ्लड रेसिस्टेंट मकान, ऐसी चीजें बनाना।
देन मोहल्ले और स्कूल्स में रेगुलर कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर डिजास्टर आता है तो उनको कैसे तैयार रहना है, कैसे वहां से भागना है, रेस्क्यू कैसे करना है, लोगों की मदद कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी, अभी हम करते हैं, आइए। अभी हम लोग ना, मैं एक आपको एक केस स्टडी के बारे में बताऊंगी, आपको थोड़ी देर सोचने का टाइम दूंगी, फिर आप मुझे बताओगे कि कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है। एक केस स्टडी है 2018 में, केरला में जो है बाढ़ आया था। मैं बिहार का भी एग्जांपल दे सकती थी, बट बिहार में तो आप लोग खुद ही रहते हो, इसलिए मैंने सोचा दूसरे स्टेट का देती हूँ। तो 2018 में केरला में क्या है, बाढ़ आया था। भयंकर मानसून की वजह से 100 साल का सबसे बड़ा बाढ़ आया था। और स्टेट में, मतलब उस राज्य में 14 मेन, 14 से 12 जो मेन डिस्ट्रिक्ट थे, उस जिले थे उस राज्य के, वो पूरी तरह पानी में डूब गए थे। लोग बेघर हो गए थे और उनको टेम्पररी रिलीफ कैंप्स में भेजना पड़ा था। तो अब ये आपका केस स्टडी था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ठीक है, ये सब हुआ था, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। क्या बातें कर रहे हो ये तुम लोग। आंधी चल रही है। ओके ओके, तो मैं 5-10 मिनट और पढ़ाऊंगी, फिर बंद कर दूंगी, ठीक है। बस ये एक्टिविटी कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, 15 असाइनमेंट है, 15 प्रैक्टिकल है, दोनों करने हैं। चलो पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, उसके बाद मैं तुम लोग के क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है। अम, सबसे पहला तो ये है कि तबाही के बाद जो है वहाँ क्या क्या इमीडिएट एक्शंस लिए गए होंगे, ठीक है। तबाही के बाद उस वहां पे क्या क्या इमीडिएट एक्शंस लिए गए होंगे। सबसे पहला कदम क्या है, सबसे पहला कदम। देखो, सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया था, हाँ, रेस्क्यू के लिए तो आर्मी, नेवी, एनडीआरएफ, उन लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया था। लेकिन उसके अलावा कम्युनिटी ने उनकी कैसे मदद करी, उसके बारे में देखो। एक फिशरमैन आर्मी बोला गया है, मतलब जो वहाँ के मछुआरे थे, वो लोग अपनी नाव लिए और वो लोग उन जगह पे गए
सरकारी टीम के साथ वो लोग ऐसी ऐसी जगहों और गलियों में घुसे जहां पानी भरा था, बहुत गहरा पानी भर गया था और लोग जो वहां फंस गए थे, तो उनको मदद करी बाहर निकालने में। फिर पीड़ित लोगों को सरकार ने कैसे मदद करी? तो सरकार ने पीड़ित लोगों के लिए 10,000 का सरकारी मुआवजा राशि दी। जिनके घर टूट गया उनके लिए नए घर बनवाने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प दी। फ्री मेडिकल कैंप्स लगवाया ताकि बाढ़ के बाद बीमारी ना फैले। देन सामाजिक लेवल पे यानी कि कम्युनिटी और एनजीओ ने पूरे देश में जो है लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पे या सोशल मीडिया के थ्रू उनको डोनेशन दिया, पैसे प्रोवाइड कराए। ठीक है, लोकल यूथ ने जो है वॉलंटियर करा, रिलीफ मटेरियल जैसे कि खाना, कंबल, ये सब प्रोवाइड कराया। ये आप लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, ओके ओके, मूवी 2018 में। ओ, देखी नहीं मैंने, देखूंगी। ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो रिकवरी अगर बहुत अच्छी, ठीक है, चलो। अब तुम लोग समझ में आया कि लाइक रिकवरी क्यों जरूरी है और अब किस किस प्रकार से रिकवरी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, अब तुम लोग अपने डाउट पूछो, कुछ क्वेश्चन हो तुम लोग को आज की क्लास से तो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, संतोष और अभी? मैं दोनों को ब्लॉक कर दूंगी, बता रही हूँ। क्लास वाला तो हाँ, तुम्हें 25 असाइनमेंट ही बनाने हैं काजल। नहीं नहीं, असाइनमेंट वाला स्किप करना, प्रैक्टिकल वाला स्किप मत करना, असाइनमेंट वाला स्किप करना। नयन एंड जो भी तुम लोग क्लास के टॉपिक्स के अलावा बातें कर रहे हो ना, मत करो। तो मत मत जवाब दो ना उसको, फालतू बातें कर रहे हो बैठ के यहाँ चैट सेक्शन में। असाइनमेंट आपको उसी पोर्टल पे अपलोड करना है जहाँ आप लोग अटेंडेंस बनाते हो। जिनकी भी कुछ क्लास मिस हुई है, यूट्यूब पे जाओ, सेल्फ कोड अकेडमी सर्च करो, वहां पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे हर क्लास की प्लेलिस्ट है। कौन से असाइनमेंट की फोटो चाहिए आपको? लास्ट डेट क्या है वो आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे। पेंडिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी चेक नहीं हुआ है, तो चेक हो जाएगा तो वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। 30 असाइनमेंट बनाने हैं, प्रोजेक्ट नहीं करना। एक दिन में जितने चाहो उतने असाइनमेंट जमा कर सकते हो। हाँ जी, सभी असाइनमेंट के पीडीएफ अपलोड करने हैं। मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया आपको, ग्रुप पे जो असाइनमेंट्स मिले आपको वही करने हैं। हाँ हाँ, हिंदी में भी आप लोग असाइनमेंट बना सकते हो। कल जो मैंने 15 असाइनमेंट दिखाए थे वो आपके उसी फाइल से दिखाए थे, उसी से आपको दिखा के बताए थे कि आपको प्रैक्टिकल वाले कैसे करने हैं। हाँ हाँ, वही जो ग्रुप में आपको सेंड हुआ है ना, वही करना है।
प्रोजेक्ट आपको मैं 10th डे पे बता दूंगी। आपको 10वें दिन का जो लेक्चर है वो प्रोजेक्ट के लिए ही है। तो पहले मैं देखती हूँ उसमें क्या है लेक्चर में, फिर मैं उस हिसाब से बता दूंगी आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। एक दिन में आप जितने चाहो उतने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो राज। आपके ग्रुप पे ही, जब व्हाट्सएप ग्रुप पे ही वीडियो सेंड हुआ होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कि आपको कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है। तो वहां पे देखिए, कैसे उस वीडियो को देखिए, समझिए और वैसे ही सबमिट करिए। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल वाला भी बनाना है। खुशी, मैंने बोला तो कि अब लास्ट डे बताऊंगी। 30 तो करनी है असाइनमेंट। जो आखिरी आपका प्रैक्टिकल आप कह रहे हो, प्रोजेक्ट कह रहे हो आप, वो मैं आखिरी दिन देखती हूँ क्या है प्रोजेक्ट में, फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने देखी नहीं है अभी फाइल। हाँ, प्रोजेक्ट जो आपका प्रैक्टिकल में पोस्टर है और चार्ट है वो भी बनाना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो असेसमेंट वाला, वो मैं आपको यहाँ पे सेंड नहीं कर सकती हूँ। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें आप लोग देख लेना असाइनमेंट। मैंने समझाया था कल की क्लास में। एक दिन में करने को कौन कह रहा है? आप लोग को अभी पास, आपके पास टाइम है ना, तो करिए ना। आप लोग छोड़ क्यों रहे हो आखिरी दिन करने के लिए? नहीं नहीं, सब अलग अलग असाइनमेंट सबमिट करना है, एक ही पीडीएफ में नहीं करना है। वीडियो आपको बनानी है ना, आपको प्रोजेक्ट जो मिला है, आप लोग फाइल खोल के देखे हो? फाइल खोल के देखो ना, उसमें प्रैक्टिकल में एक वीडियो का है ना कि आपको वीडियो भी बनानी है। तो वीडियो आप रिकॉर्ड करना, 2 मिनट की वीडियो। आप लोग को एक प्रैक्टिकल क्या है, आपको भाषण भी लिखना है। तो वही भाषण लिखना, और जब वीडियो बनाओ तो वही भाषण बोल देना उसमें, 2 मिनट 3 मिनट का। सेल्फ कोड अकेडमी इस नाम से आपको यूट्यूब पे मिलेगा, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाना। रुको यार, मैं शेयर ही करती हूँ लिंक। रानी, मैं यूट्यूब का लिंक से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, 15 के बाद सबमिट कर सकते हो। मतलब आपके कॉलेज ने क्या लास्ट डेट दिया है मुझे पता नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं उनको 20 का मिला हुआ है आखिरी डेट। तो देख लो, कॉलेज वाले जब तक बोले तब तक सबमिट कर देना। जिनके अभी आंधी आ रही है, आप लोग क्लास लीव कर सकते हो गई है आज की क्लास, ठीक है। एक दिन सारा असाइनमेंट तुम लोग सबमिट कर सकते हो, लेकिन एक ही दिन सारा बनाओगे कैसे? अभी से बनाना शुरू कर दो। एक दिन भी सारे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, सब्सक्राइब कर दिया है, अच्छी बात है। यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी कल की क्लास, उसमें मैंने असाइनमेंट समझाया है, वहां से आप देख लेना, ठीक है। कॉपी में, कॉपी पेज पे, लाइन पेज पे, सादे पेज पे, किसी भी पेज पे लिख के कर सकते हो। अब आपके कॉलेज पे है, एक पीडीएफ दो लोग कैसे यूज करोगे? यूट्यूब आईडी सेल्फ कोड एकेडमी की है, जहां से आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्रांडिंग होगी उनकी।
मैं आपको बोली ना, मैं आखिरी दिन आपको बता दूंगी कि 30 असाइनमेंट के बाद भी आपको कुछ करना है कि नहीं। बोलो अभी क्या डाउट है। पूजा अटेंडेंस नहीं बन रही है, कोई बात नहीं। आप जब असाइनमेंट सबमिट करोगे ना, तो असाइनमेंट के बेसिस पे आपको अटेंडेंस दे दी जाएगी, ठीक है। तो असाइनमेंट बनाओ ना, नहीं बनाए हो तो नहीं बनाए हैं बोलने से थोड़ी होगा, आपको बनाना पड़ेगा ना। अब आपके कॉलेज वाले पे है, वो आपको मांगेंगे तो ठीक है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूजा समझ में नहीं आ रही तो समझने की कोशिश करिए ना। आपको क्लास करनी है, असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसको देखिए, समझिए, उसमें जो लिखा है उसके बारे में लिखिए, और फिर असाइनमेंट को है जो पोर्टल पे अपलोड करिए। और जिनको समझ नहीं आ रहा, आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद भी करिए ना। देखो पूजा, देखो कोई लड़की हो, कोई मतलब अब हर किसी को तो नंबर शेयर करोगे नहीं, बट देखो कोई लड़की आपकी मदद कर पाए, है ना, तो उनसे मदद मांगने की कोशिश करो। कि वो लोग आपको क्या है, कॉल करके समझा पाएंगे अच्छे से। मैं तो आपको चैट पे ही समझा सकती हूँ अच्छे से, है ना। अब आपको क्या परेशानी हो रही है, वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि एक तो मेरे पास पोर्टल भी नहीं है कि मैं पोर्टल खोल के भी आप लोग को बताऊं कि कैसे सबमिट करना है। नहीं नहीं, 30 असाइनमेंट से मेरा मतलब है कि 15 असाइनमेंट के क्वेश्चन और 15 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन। थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। अब 30 में से 15 जो है प्रैक्टिकल है, 15 आपका असाइनमेंट है। टोटल 30 करने हैं, ठीक है। देखो सब कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सब बताया जाता है, सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके आपको समझाए गए हैं, तो आप उस पर देखो, समझने की कोशिश करो। प्रिया, प्रिया की पूजा थी, सॉरी। पूजा। हाँ हाँ, अपना नाम लिख लेना। वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने ही पोर्टल पे सबमिट कर रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना नाम लिखो। प्रैक्टिकल वाले को लिख देने के लिए मैंने इसलिए बोला, क्योंकि आप जाके मॉक ड्रिल करोगे क्या अभी स्कूल में अपने? जाओगे अपने स्कूल में अर्थक्वेक का मॉक ड्रिल करने? मैंने आसान तरीका बताया आपको। अब आप मॉक ड्रिल है, अर्थक्वेक का मॉक ड्रिल, फ्लड का मॉक ड्रिल, तो वो जा जाके आप लोग स्कूल में करके थोड़ी दिखाओगे कॉलेज में कि देखो मैंने ये सीखा, आप मॉक ड्रिल देख लो मेरा प्रोजेक्ट में। तो वो तो नहीं करने करेंगे ना, तो आप उसको लिख के ही समझाओगे ना उनको कि अगर ऐसा होता है तो आप कैसे समझाओगे उनको। इसलिए आपको क्या है, मैंने बोला कि आप लिख दो उसको पेज पे। आप करके तो दिखा नहीं सकते हो ऑनलाइन, कि आप अपने कॉलेज वालों को जाके तो दिखा नहीं सकते हो कि आप आके मेरा असाइनमेंट देख लो, मेरा मॉक ड्रिल देख लो, वो तो देखने आएंगे नहीं। तो आप लिख देना। देखो अभी आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो आप वैसे भी कर लो, जाओ आपको। दोबारा जो है ये लेक्चर बबली जो है अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो दोबारा सुनने की कोशिश करना, तो शायद समझ में आ जाए। बस फिर क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी अगर क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं तो। तभी तो मैंने बोला ना कि असाइनमेंट रिटर्न करो, कॉलेज बंद है, मुझे पता है ना। अभी को पता नहीं क्यों मॉक ड्रिल जाके कॉलेज में ही करना है। क्या समझ नहीं आ रहा ऋषा, मैं रोज क्लास में बताती हूँ असाइनमेंट कैसे करना है, कहाँ सबमिट करना है, कौन कौन से करने हैं, कितने करने हैं।
कैसे नहीं समझ में आ रहा है यार? क्या परेशानी है ऋषा? क्या समझ नहीं आ रहा? आप ये बताओ ऐसा, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज है जो समझ में नहीं आ रही है? जो प्रैक्टिकल वाली है उसको आप रिटर्न में दोगे ना, ताकि प्रैक्टिकल तो जाके कर नहीं सकते हो, तो रिटर्न में लिख के बताओगे कि उसको कैसे करोगे, ठीक है? असेसमेंट के बारे में सब कुछ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, तो आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, जिनका हो गया वो क्लास लीव कर सकते हैं। आपके कॉलेज पे है फिर, अगर वो आपको कैसे क्या पूछ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। आप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए पूजा, आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको सब कुछ वहीं पे मिल रहा है, असाइनमेंट वहीं पे मिल रहा है, आप कैसे ग्रुप में नहीं? आपको जुड़ना पड़ेगा ना। नहीं देखो, 30 बोले हैं तो 30 तो करने ही पड़ेंगे ना। आप क्यों कम कर रहे हो? अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, 500 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। ओके, ये देखो अभी ने जो है ग्रुप की लिंक शेयर कर दिया है, सब लोग ज्वाइन कर लो, और सारी डिटेल्स जो है वहां पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग नंबर क्यों शेयर करते हो? मैंने बोला ना, क्लास रिकॉर्डेड चलती है, यूट्यूब पे नंबर अपलोड होगा आप लोगों का। देखो व्हाट्सएप का ग्रुप भेजा है, पूजा और भी कौन कौन थे, पूजा, संतोष, बबली, रानी। ठीक है, ये सब देख लो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया है, इसको खोलो, इसको ज्वाइन करो, और देखो कि क्या क्या असाइनमेंट है, क्या क्या आपको वीडियोस भेजे गए हैं कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, कैसे करना है, वो सब देखो और समझो। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मुझे एक और क्लास लेनी है, कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लूंगी, गला दर्द हो रहा है। तो ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।